हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि हिंदी पाठशाला के सारे बच्चे को स्वागत। बच्चों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। कक्षा 7 वसंत का 3rd चैप्टर हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन। लेखक नागार्जुन का असली नाम वेदनाथ मिश्र था। नागार्जुन 23 जून 1911 ज्येष्ठ पूर्णिमा में मधुबनी जिले के सतलखा में पैदा हुए थे। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तौरनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता का नाम उमा देवी था। बच्चों, तुम्हें पता है नागार्जुन के बचपन का नाम था ठक्कन मिश्र। नागार्जुन की मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुआ था। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां। इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की सिराओं से निकलती हुई जैसे अपना रूप परिवर्तन करती है, यही नागार्जुन ने दर्शाया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। हिमालय बड़ी गंभीर था। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का मतलब शिष्ट, महिला का मतलब ये तो सारे को पता है, स्त्री। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अर्थात लेखक जब दूर से हिमालय की गोदी से निकलती नदियों को देखता था तो वे उसे बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। उनका रूप बहुत शांत दिखाई दे रहा था। लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव था। जब लेखक उसमें डुबकियां लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह माँ या दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। अर्थात नदियों के साथ लेखक की आत्मीय भावना जुड़ी थी। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। भावभंगी का मतलब विभिन्न रूप, उल्लास का मतलब खुशी। एक बार वो हिमालय की काफी चढ़ाई किए तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षण देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे बहुत हैरानी थी। बच्चों, किसको हैरानी थी? नागार्जुन को। गंगा, यमुना, सतलुज कितनी दुबली पतली दिखती है, लेकिन समतल मैदान पर पहुंचते ही विशाल रूप में बदल जाती है। नागार्जुन को यह हैरान थी कि यह दुबली पतली धारा मैदान पर पहुंच जाती है तो कितना विशाल रूप धारण कर लेती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना
आकर्षित नहीं करती जितना ये हिमालय की बेटियां करती हैं। बच्चों, हिमालय की बेटियों का बाल लीला क्या था? बाल लीला था जब नदियां पहाड़ से निकलती है तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर खूब शोर करती है। जैसे नदियों की धारा उछलती है, कूदती है और खिलखिलाती भाव-भंगी से बहकर मैदान पर पहुंच जाती है। और जब वो मैदान में पहुंच जाती है, वह बहुत बड़ा यानी कि विशाल रूप में बदल जाती है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक को यह समझ नहीं आता है कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य क्या है। ये किससे मिलने के लिए चाहते हैं? अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती है? लेखक के नजर में हिमालय शांत स्वभाव के पिताजी है और गंगा, यमुना, सतलुज ये सारे उनके नटखट बेटियां हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका नीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा केल के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। लेखक कितने सुंदर भाव से कहते हैं कि गंगा, यमुना, सतलुज आगे बढ़कर केल के जंगल में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जिस तरह लड़के अपने ससुराल जाकर अपने बचपन की सारे याद को याद करती है, उसी तरह हिमालय की नटखट बेटियां आगे जाकर अपने बचपन के बारे में याद कर रहे हैं। जंगल में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? सिर ढूंढना का मतलब पछताना। यहाँ पे नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। यह नटखट बेटियों के वजह से बुढ़ा पिता हिमालय को बहुत कुछ सुनने के लिए पड़ता होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल अर्थात कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानदियां हैं हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियों अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियां सामने झलक उठती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने
कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र, जिससे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। दो बेटियों का नाम क्या है बच्चों? दो बेटियों का नाम सिंधु और ब्रह्मपुत्र। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। लेखक बूढ़ा हिमालय को इन नदियों का पिता माने हैं। इन नदियों ने भी हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर खेलती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लुभावना का मतलब मन को भाने वाला, झिझक का मतलब शर्म। अर्थात नदियों ने भी अपना नंग धड़ंग बचपन हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताया है और फिर बड़ा रूप पाते ही वो चल पड़ती है सागर के पास। ऐसा सोचते ही लेखक को सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है, यानी कि हिमालय ने अपनी बेटियां सागर के हाथों में सौंपी है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता का मतलब कल्याणकारी। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। लेखक ने नदियों को लोकमाता का रूप दिया है क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है। कुछ कवियों तो इसको प्रेमिका माने हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलेड अर्थात तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। कौन पैर लटका दिया पानी में? नागार्जुन। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। एक दिन लेखक का मन उदास था, इसलिए वो तिब्बत के सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए। जैसे ही वो पानी में अपना पैर लटका दिए, उनके तन और मन ताजा हो गया। उनका हृदय प्रसन्न हो गया, अर्थात आलस्य उनका दूर हो गया। वह गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित फर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटिके चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी।